हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं वहां पर कवर कर चुका हूं। आज की क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। इसके अलावा हम सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को समझेंगे। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में क्या अंतर होता है उसे भी हम इसी वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूं, तो पूरा देखना और सही से देखना। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझने वाले हैं अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी है तो हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं अपना दिमाग लगाकर। ठीक है, कहीं ना हमारे पापा ने कभी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वो जब सैलरी लेकर आते हैं तो इस तरीके से काम करते हैं कि घर के सारे लोगों को खुश कर देते हैं। तो भाई उनको भी अर्थशास्त्र आता है। मतलब अर्थशास्त्र जो होता है ना, वो हमारे ब्लड के अंदर होता है, वो बिहेवियरल है, हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें फिर भी पढ़ाया जा रहा है। अर्थशास्त्र को फिर भी क्या करा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो अर्थशास्त्र क्या है? मानवीय व्यवहार है, जो सीमित संसाधनों का इस तरीके से बंटवारा करता है कि सभी लोग खुश हो जाए। देखो, अगर आप एक उपभोक्ता हो तो जब आप पैसे लेकर निकलोगे तो आप इस तरीके से खर्च करोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सामान ले लो। तो बोला अर्थशास्त्र उपभोक्ता को उसकी संतुष्टि को अधिकतम करने में मदद करता है। मान लो अगर आप सामान बेचने वाले हो, उत्पादक हो, तो आप अपना पैसा इस तरीके से खर्च करोगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। तो अगर एक उत्पादक अर्थशास्त्र को अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए इस्तेमाल करता है, इसी तरीके जो सरकार है, सरकार अपने संसाधन को इस तरीके से खर्च करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास किया जा सके। तो कहता है जो सरकार होती है, जो समाज होता है, वो सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। मतलब यहाँ पे सरकार की बात हो रही है। ठीक है जी। एक पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है उसे सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो विज्ञान शब्द का अभिप्राय है व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान से होता है। अर्थशास्त्र विज्ञान भी है क्योंकि यह मानव के आर्थिक व्यवहार को व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। एक इंसान के पास जब पैसे आते हैं तो वो किस तरीके से दिमाग लगाता है, एक सरकार के पास जब टैक्स आता है तो वो किस तरीके से दिमाग लगाती है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो अर्थशास्त्र इसी चीज का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र एक भौतिक और रासायनिक अर्थशास्त्र तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ है, मानवीय व्यवहार से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान इसलिए कहा जाता है सरल शब्दों में, क्योंकि ये लोगों के व्यवहार को जज करता है। ठीक है भाई, ये एक तरीके का प्रॉपर विज्ञान तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों का अध्ययन करता है कि लोग कैसे कैसे काम करते हैं जब उन पे पैसा आता है, तो इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान कहा गया है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। देखो, जो हमारा अर्थशास्त्र है ना, हमने अपने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा हुआ है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम छोटे मुद्दों का अध्ययन करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े मुद्दों का अध्ययन करते हैं। जैसे एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कैसे करे, एक उत्पादक अपना लाभ अधिकतम कैसे करे। तो ये जो मुद्दा है यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि ये एक पर्सन से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, एक फर्म से जुड़ा हुआ है, एक कंपनी से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे देश के अंदर हमारी सरकार कैसे काम करे कि सभी लोगों को रोजगार मिल जाए, हमारे देश की मुद्रा पॉलिसी को कैसे चलाए कि देश के अंदर महंगाई ज्यादा ना बढ़े, हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आय को कैसे ज्ञात करे। तो यहाँ जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक हो, तो देखो, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। ठीक है, और यहाँ पर तो हम पूरी अर्थव्यवस्था का एक मानकर अध्ययन करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों का अध्ययन करते हैं। इसमें आता है मांग और पूर्ति। मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें मांग और पूर्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हमें यहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति यानी पूरे देश की मांग और पूरे देश की पूर्ति को समझना पड़ता है। इसका एक और नाम है, इसे कीमत सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें कीमत की बात ज्यादा होती है। और इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में आय और रोजगार से रिलेटेड बात होती है। उदाहरण इसका व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, ये इसके उदाहरण है। यहाँ पर आ जाता है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, ये इसके मुख्य उदाहरण है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक वस्तु के उत्पादन के साधन की कीमत को निर्धारण करना है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कीमत को बेस्ट तरीके से तय करना। मतलब कि एक उपभोक्ता बेस्ट कीमत पे चीजें खरीदे, एक उत्पादक सही कीमत पे सामान को बेचे ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। और समष्टि अर्थशास्त्र में होता है देश के आय और रोजगार का निर्धारण करना, ताकि देश में सभी चीजें सही सही चलती रहे
आय सभी लोगों की बढ़ती रहे, रोजगार सबको मिलता रहे, देश के अंदर महंगाई ज्यादा ना बढ़े, ये सारा काम समष्टि अर्थशास्त्र का है, ये सारा काम समष्टि अर्थशास्त्र देखता है। तो अगर एग्जाम में डिफरेंस की फॉर्म में आ गया तो आप ये पूरा डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों अब हम इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है सकारात्मक अर्थशास्त्र तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, आप स्कूल डेली नहीं जाते हो, आपका ध्यान घूमने फिरने में है, ये तो है भाई पॉजिटिव चीज। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, आपको डेली स्कूल जाना चाहिए। ये है आदर्शात्मक, मतलब एक सपना। भाई हमारी अर्थव्यवस्था में क्या है? महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, देश के अंदर निर्धनता तेजी से बढ़ रही है। ये तो बिल्कुल सच बात है भारत के लिए। सकारात्मक अर्थशास्त्र, अगर भारत को अपनी निर्धनता कम करनी चाहिए, भारत सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए बेरोजगारी दूर हो जाए, भारत के अंदर से जो गरीबी है वो दूर हो जाए, ये है आदर्शात्मक। बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये क्या बताता है अर्थव्यवस्था में क्या है और क्या हो रहा है, मतलब चीजें कैसी चल रही है, मतलब ये जो है ये वास्तविक स्थितियों के ऊपर निर्धारित है। ठीक है, इसके अंदर कोई सलाह वगैरह नहीं है। आदर्शात्मक के अंदर क्या है, क्या होना चाहिए, ये राय सुझाव और फैसले होते हैं। इसको एक बार एग्जाम्पल्स आप समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, सच बात है, भारत में बेरोजगारी सच में बढ़ रही है। ठीक है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं पिछले कई सालों से, गेहूं का उत्पादन कम हो गया है भारत के अंदर। ये सारी वे स्थिति हैं जो सच हैं, जो रियल हैं, इसे कहते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र। और दूसरी तरफ बेरोजगारी को सरकार को कम करना चाहिए, तब उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए भारत के अंदर ताकि लोगों को राहतें मिले, किसानों को अधिक सहायता मिलनी चाहिए। ये है आदर्शात्मक, मतलब ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो देश के अंदर स्थिति बेहतर हो सकती है। तो ये डिफरेंस है सकारात्मक और आदर्शात्मक के बीच में। ठीक है, तो ये चीज है, ये क्या होते हैं, राय सुझाव और एक तरीके के फैसले होते हैं, मतलब जिससे अर्थव्यवस्था को अच्छा किया जा सकता है। तो आप अगर इसे याद कर लोगे, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र।